तो स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट डिस्कस किया दैट इज द एडिटिव रूल। ठीक है जी। एडिटिव रूल हमने जो है वो डिस्कस कर लिया और अब हम जो है वो जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल की तरफ। और मल्टीप्लिकेटिव रूल आपके पास जो है वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर सेकेंड रूल है। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो किस्म के इवेंट्स आते हैं। एक कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है जी, और एक कहलाते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ आपको एक चीज समझनी होती है कि मल्टीप्लिकेटिव रूल की पहचान ये होगी कि आपके पास यहाँ जो दो इवेंट्स का जिक्र होगा वो इवेंट्स जो होंगे ऑन सक्सेशन होंगे। ऑन सक्सेशन मींस क्या होता है आपके पास? ऑन सक्सेशन का मतलब ये होता है आपके पास कि एक के बाद एक। जब हम किसी भी ऐसे दो इवेंट्स की बात करें जो बैक टू बैक हो रहे हों, एक के बाद एक हो रहे हों, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास? अब इसके लिए हमारे पास जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कि जब हमारे पास वो इवेंट हो रहा होगा तो एक इवेंट होगा, उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा होगा। ठीक है जी। पहले इवेंट ए होगा और उसके बाद इवेंट बी होगा। अगर इवेंट ए के होने के बाद इवेंट बी पे कोई असर ना पड़े तो इट मींस कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कि ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है और इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से ए होने के बाद बी के ऊपर उसका असर आए। अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि पहले इवेंट ए हो और उसके बाद इवेंट बी हो, इसे हम कहते हैं ऑन सक्सेशन। पहले इवेंट ए होगा, फिर होगा इवेंट बी। और कुछ इस तरीके से हो जाए कि इवेंट ए होने के बाद इन इवेंट ए पहले अकर करे और जब इवेंट बी अकर हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो इवेंट ए का आ रहा हो। इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट में क्या हो जाएगा आपके पास? डिपेंडेंट इवेंट में सेकंड इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होगा फर्स्ट इवेंट के ऊपर। तो हम इसको लिखते हैं कैसे? अगर इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है। और अगर डिपेंडेंट इवेंट में जाएंगे हम तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। यानी ये बी और ए के दरमियान में क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये शो कर रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर जो है वो क्या है, कुछ इफेक्ट आ रहा है इवेंट ए का। ये है आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। और इसके अंदर आपके पास क्या है? जो इवेंट्स होंगे वो ऑन सक्सेशन होंगे, पहली चीज। और दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है यहाँ पे कि जब ये इवेंट हो रहे होंगे तो इसमें लफ्ज एक नॉर्मली यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिप्लेस्ड का। अगर चीज रिप्लेस हो रही होगी तो इसका मतलब है कि इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़े, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर चीज रिप्लेस नहीं करेंगे हम तो इसके ऊपर फर्क पड़ जाएगा। अब वो कैसे पड़ेगा वो हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम उस पर देखते हैं। जो इसके अंदर एग्जाम्पल कोड हुई हुई है हम इसी को सॉल्व करने की अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। डिपेंडेंट इवेंट के अंदर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए कैलकुलेट करते हैं हम, यानी हम जब ये देखते हैं कि इवेंट बी के ऊपर ए का इफेक्ट आ रहा है, तो इस प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। और डिपेंडेंट इवेंट के ही फॉर्मूले से हमने क्या किया है, हमने इसको ड्राइव किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए से, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ, जो कि हमने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है। अगर ए पहले होगा तो बी ए पे डिपेंड कर रहा होगा, और अगर बी पहले करेंगे तो फिर ए जो होगा वो बी पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है,
ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंडेंट इवेंट के फॉर्मूले से ही जो है वो हमने लेकर यहाँ पर लिखी है। अब हम इसका सवाल देखते हैं। हमने यहाँ पे इसका सवाल लिया है, जो सवाल आपके पास जो है वो राइटअप के अंदर एग्जाम्पल में है, हमने उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे ले लिया है और उस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे लिया है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स। एक बैग है, इसके अंदर 5 रेड और 7 ब्लू बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन ऑन सक्सेशन। ठीक है जी, 2 बॉल्स हमने जो है वो ड्रॉ करनी है एक के बाद एक। तो इसको हम जो है वो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लिख लेते हैं, अ बॉल इज ड्रॉन ऑन सक्सेशन। ठीक है, यानी बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि एक बॉल हमने ड्रॉ करी। ठीक है जी, एक बॉल ड्रॉ करने के बाद फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे हमें जो है वो सॉरी, इसको जो है वो हमने सवाल को यही रखना है, सॉरी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे भाई, अब हमारे पास जो है वो सवाल है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन ऑन सक्सेशन। ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड अ ब्लू बॉल। और सेकंड रिक्वायरमेंट है बोथ रेड बॉल्स, यानी यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं अलग अलग। इफ द बॉल इज रिप्लेस्ड एंड नॉट रिप्लेस्ड, यानी यहाँ पे आपके पास सवाल के अंदर दो चीजें हैं। तो एक तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, रिक्वायरमेंट 1 अलग है, रिक्वायरमेंट 2 अलग है। और नीचे आपके पास दे रहा है लफ्ज रिप्लेस्ड का। ठीक है जी, और एक लफ्ज दे रहा है नॉट रिप्लेस्ड का। ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा इवेंट आपका इंडिपेंडेंट है और कौन सा इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है। तो हम इसको देखते हैं। पहले हम जो सवाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बॉल इज रिप्लेस्ड वाला पार्ट देख रहे हैं। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर, अ रेड एंड अ ब्लू बॉल। यानी इसका मतलब है कि हमें दो बॉल्स निकालनी है एक के बाद एक। पहली बॉल रेड होनी चाहिए और दूसरी बॉल ब्लू होनी चाहिए। तो इसको अब देखते हैं कि इसको कैसे देखते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हमने लिया क्या, एनएस। एनएस क्योंकि ये बैक का सवाल है तो हमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है। टोटल मेरे पास 12 बॉल्स है और पहले मैं एक बॉल ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी, दोनों बॉल्स एक साथ नहीं है, एक के बाद एक ड्रॉ करनी है। तो 12C1 विल बिकम 12। फिर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इवेंट जो है उसको मैं लेता हूं रेड बॉल। अगर मैं रेड बॉल ले रहा हूं पहले, तो रेड बॉल के हिसाब से आउटकम्स कितनी बन जाएंगी, रेड बॉल की आउटकम्स कितनी बनेंगी, रेड बॉल्स हमारे पास हैं 5C1। तो इसकी आउटकम 5C1 का रिजल्ट आ जाएगा कितना, 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी हमारे पास कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 12। जब हम मल्टीप्लिकेटिव रूल के सवाल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिप्लेस्ड के लफ्ज से, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, द बॉल इज रिप्लेस्ड। द बॉल इज रिप्लेस का मतलब क्या है, बैग में से मैंने एक बॉल ड्रॉ करी, उसका कलर देखा, चेक किया कि उसकी प्रोबेबिलिटी रेड पे कितनी होगी, और अब मैं क्या करूंगा, उस बॉल को बैग में दोबारा रिप्लेस कर दूंगा। जब मैं बैग में बॉल को दोबारा रिप्लेस करूंगा तो बैग में जो बॉल्स की तादाद है वो सेम रहेगी। ठीक है जी, बॉल में बैग में जो है वो बॉल्स की तादाद सेम रहेगी। तो मेरा एनएस जो है वो चेंज नहीं होगा।
मेरा NS इवेंट बी के लिए सेम रहेगा, दैट इज 12C1 इक्वल्स टू 12। अब यहां मेरे पास है इवेंट बी। इवेंट बी कहता है वो ब्लू बॉल होगी। अगर हम ब्लू बॉल पे जाते हैं तो ब्लू बॉल का मतलब है आउटकम्स ऑफ ब्लू बॉल विल बिकम, ब्लू बॉल्स थी 7, ये हो जाएगा 7C1। ठीक है जी। और 7C1 का मतलब हो जाएगा 7। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इट विल बिकम probability of event B equals to 7/12। अब जब हमने बॉल रिप्लेस करी तो जो नंबर ऑफ बॉल्स थी आपके पास, वो नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो चेंज नहीं हुई। नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 12 थी, वो 12 ही रही। तो ब्लू बॉल्स को ड्रॉ करने के लिए टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। और इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5/12 मल्टीप्लाई बाय 7/12। जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और नीचे वाली टर्म जो है वो नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 7 × 5 35, 12 × 12 144। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि अगर हम एक बैग में जिसमें 5 रेड और 7 ब्लू बॉल्स हैं, अगर हम 2 बॉल्स ऑन सक्सेशन ड्रॉ करें, यानी एक के बाद एक ड्रॉ करें, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि पहली रेड हो और दूसरी ब्लू बॉल हो, वो है 135/144। इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, और इसको आप जो है वो पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कहता है बोथ रेड बॉल्स। अगर हम सेकंड रिक्वायरमेंट दे लें तो सेकंड रिक्वायरमेंट कहता है दैट आर दी बोथ रेड बॉल्स। तो बोथ रेड बॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बोथ रेड बॉल्स का मतलब ये हो जाएगा आपके पास एनएस विल रिमेन सेम। ठीक है जी, एनएस आपका होगा 12C1 इक्वल्स टू 12। और पहला इवेंट हमारे पास क्या है, पहली बॉल जो है वो रेड बॉल होनी चाहिए। ठीक है जी। अब पहली रेड बॉल निकालने के लिए आउटकम्स ऑफ ए विल बिकम 5C1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और इसकी प्रोबेबिलिटी तो रहेगी कितनी, सेम, क्योंकि पहली वाली तो आपके पास सेम आ रही है 5/12। अब मैंने यहां लिखना है द बॉल इज रिप्लेस्ड। बैग में टोटल 12 बॉल थी, जब मैंने एक बॉल उसमें से निकाली तो बैग में हो गई 11 बॉल्स। जब मैं बॉल इज रिप्लेस लिख दूंगा तो इसका मतलब है अब मेरे पास दोबारा बैग में 12 बॉल्स हो गई। तो जो मेरा सैंपल स्पेस था 12C1, वो 12C1 12 ही रहेगा। इवेंट बी जो है मेरे पास, अगेन मुझे जो दूसरी बॉल ड्रॉ करनी है वो भी रेड है, तो मैं रेड बॉल पे चले जाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि सेकंड इवेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आउटकम्स ऑफ बी विल बिकम, अब ये रेड बॉल्स कितनी थी 5C1, क्योंकि हमारे पास रेड बॉल जो थी, जो हमने अज्यूम किया कि हमने वो निकाली थी, वो हमने रिप्लेस कर दिए दोबारा। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम आउटकम्स ऑफ बी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और इसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/12। अब यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट बन गया है, इसलिए इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ आपके पास जो आएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम 5/12 मल्टीप्लाई बाय 5/12।
और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास क्या, इसका आंसर बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 12 144। और अगर मैं बोथ रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालूं ऑन सक्सेशन, दैट विल बिकम 25 बाय 144। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसी को पर्सपेक्टिव देखना है किसका, ये तुम्हारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमने इसको जो है वो सॉल्व किया है किससे, इंडिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमने बॉल को रिप्लेस कर दिया है। ठीक हो गया। अब हम नीचे देख रहे हैं, अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें, ठीक है जी, तो अब हमें इसके सॉल्यूशन को देखना है कि वो हमारे पास क्या हो, डिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा। तो अब हम देख रहे हैं इसको डिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव से। अब डिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं इसको, रेड एंड ब्लू बॉल जो है वो हमने पहले ड्रॉ करनी है। तो स्टार्टिंग वैल्यूज जो है वो तो सेम आएंगी हमारे पास। कैसे, जब हम एनएस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल बॉल्स 12 थी, 12 C1 किया तो हमने आया 12। और इवेंट ए हमने लिया रेड बॉल, ठीक है जी। जब हमने रेड बॉल लेके सॉल्व किया तो आउटकम्स ऑफ ए विल बिकम 5C1, तो ये हो जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/12। अब ये सवाल है नॉट रिप्लेस्ड वाला कर रहे हैं हम, तो हम यहां पे लिखेंगे द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। अब बॉल इज नॉट रिप्लेस का मतलब क्या है कि ये बॉल जो हमने ड्रॉ करी है, दो बॉल्स हमने ड्रॉ करनी थी, पहली बॉल ड्रॉ करी, इसकी प्रोबेबिलिटी देखी कि वो रेड हो। अब जो हमने बॉल ड्रॉ करी है बैग से, उसको हमने बैग में वापस नहीं दिया। जब मैंने बैग में उसको वापस नहीं डाला तो अब मेरा जो सैंपल स्पेस होगा यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 11C1। 11C1 जब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब मेरी टोटल बॉल्स रिड्यूस हो गई, एक बॉल कम हो गई इसके अंदर। तो अब जब मैं इवेंट बी लूंगा ब्लू बॉल का, तो अब ब्लू बॉल पे क्या होगा, अब ब्लू बॉल पे फर्क पड़ेगा क्योंकि टोटल बॉल्स जो है वो कम हो गई। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास जो दूसरा इवेंट हो रहा है, पहले इवेंट होने के बाद जब बॉल रिप्लेस नहीं हुई तो दूसरे इवेंट पे उसका असर आ रहा है। तो आउटकम्स ऑफ बी क्या हो जाएगा आपके पास, अब ब्लू बॉल आपके पास थी 7C1, तो ये हो जाएगा आपके पास 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो बी की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपके पास दैट इज 7/11, ठीक है जी। और अब ये सवाल चूंकि इंडिपेंडेंट का हो गया है तो हम इसको जो है वो लिख लेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए हो रही है बेसिकली। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। तो यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हो जाएगा आपके पास 5/12 मल्टीप्लाई बाय 7/11। तो यहाँ आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, दैट इज 35/132। अब ये हो जाएगा आपके पास
आंसर। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 2 बॉल्स हम ड्रॉ करें एक बैग में से ऑन सक्सेशन, और प्रोबेबिलिटी चेक करें कि पहली बॉल जो है वो रेड हो और दूसरी बॉल ब्लू हो, इफ द बॉल इज रिप्लेस्ड, ठीक है, इफ द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 35/132। यानी इसका मतलब है कि जब हम पहली बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसको बैग में वापस रिप्लेस नहीं कर रहे। जब हम उसको बैग में वापस रिप्लेस नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि सेकेंड इवेंट के ऊपर जो है वो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास जो था वो था 12 बॉल्स का। अब जब एक बॉल रिप्लेस नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अब टोटल जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको बोथ रेड पे देखें तो बोथ रेड को देखने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो हमने कर लिया फर्स्ट वाला पार्ट इसका। ठीक है जी। अगर हम इसको देखें आपके पास बोथ रेड के हिसाब से, बोथ रेड बॉल्स, तो बोथ रेड बॉल्स में स्टार्टिंग आपके पास क्या है, सेम आएगी। ठीक है जी। टोटल आउटकम्स विल बिकम दैट इज, बल्कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं ताकि लाइन से रहे ये। सेकंड रिक्वायरमेंट आपके पास हम ले रहे हैं बोथ रेड बॉल्स। ठीक है जी। अब बोथ रेड बॉल्स के अंदर हमारे पास क्या है, आउटकम्स जो है पहली वो क्या होगी आपके पास 12C1। 12C1 तो 12 ही रहेगा। पहली बॉल हमने कहा कि रेड बॉल होनी चाहिए, जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड बॉल हो, तो आउटकम्स ऑफ ए विल बिकम 5C1 दैट इज 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी ये हो जाएगा आपके पास 5/12। पहले स्टेप में तो चीजें सेम आती हैं। अब यहां हमने लिखा द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी हमने इस बॉल को, जो हमने पहली ड्रॉ करी है बॉल, उसको बैग में वापस नहीं रखा। जब हमने इसको बैग में वापस नहीं रखा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 12C1 से 11C1 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 इसलिए ले रहे हैं, 11C1 इसलिए ले रहे हैं क्यों हम बैक टू बैक एक एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों बॉल्स एक साथ ड्रॉ नहीं कर रहे। सिंपल प्रोबेबिलिटी का सवाल जो आपको दिया था करने के लिए, उसमें हमने 2 बॉल्स ड्रॉ करी थी, तो इसलिए उसके अंदर तो आपने जो है वो नीचे 2 लिया होगा, मगर यहाँ आप 2 बॉल्स नहीं, एक वक्त में एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। इवेंट बी जो है आपके पास वो क्या है, इवेंट बी आपके पास रेड बॉल है। अब यहाँ आपको चीज जो है वो याद रखनी है कि अगर एक ही बॉल की बात कर रहा है, यानी रेड बॉल की बात कर रहा है और नॉट रिप्लेस की कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल बॉल्स में से तो एक बॉल कम हो गई, और वो बॉल तो हम ऊपर अज्यूम कर चुके हैं कि वो रेड बॉल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेड बॉल भी एक कम हो जाएगी, तो इट विल बिकम 4C1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है दैट इज आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ये जो बी इवेंट हो रहा है इसके ऊपर ए का इफेक्ट आ रहा है। तो अब मैं इसको लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए विल बिकम 4/11, और probability of A intersection B that is equals to probability of A multiplied by probability of B over A। ठीक है जी। B over A will become, यहाँ पे क्या हो जाएगा, probability of A intersection B equals to 5/12 multiplied by 4/11। तो probability of A intersection B will become 20/132। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहां हमने देख लिया कि अगर हमारे पास एक बैग में 5 रेड और 7 ब्लू बॉल्स हैं,
अगर दो बॉल सक्सेशन के ऊपर ड्रॉ की जाए, यानी एक के बाद एक ड्रॉ की जाए, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों रेड बॉल्स आए, यानी एक ड्रॉ करें वो भी रेड आए, दूसरी ड्रॉ करें रेड आए, और सूरत हाल ये है कि बॉल को हम पहली बॉल को बैग में रिप्लेस ना करें, तो बोथ रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो आएगी 20/132। ये है आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इनके हमने दो दो क्वेश्चंस यहाँ पे करे, और इसके अंदर हमने उसकी तमाम मेजर एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर कर लिया, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आई होप कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, और आप इसका कोशिश करेंगे तो आप जो है वो इसको इजीली कैचअप कर सकते हैं। ठीक है।